और अक्सर मैं कहता हूँ कि यदि किसी भी समाज को समझना हो इतिहास की दृष्टि से, तो आप उस समाज की स्त्रियों की क्या स्थिति है उसको देखिए। दैट इज़ द पैरामीटर। उस समाज की स्त्री की जो स्थिति है उसके आधार पर आप ये कह पाएंगे कि ये समाज विकसित है, प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव। जैसे रामायण काल की स्त्रियां देखें, रामायण में जो स्त्रियां हैं वो अहिल्या से लेकर सीता से लेकर मंदोदरी तक, उसी प्रकार आप महाभारत की स्त्रियों को देखें। किसी भी काल की स्त्रियों ने जिस प्रकार के निर्णय किए, तो ये तो मेरे कॉलेज के दिन थे और मेरी मजबूरियां थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि आईना कह सकते हैं स्त्री को, जिस तरह से वो सोचती है। तो अब जो लिखता हूँ उसमें स्त्रियां प्रमुख होती हैं, लेकिन सिनेमा की दूसरी मजबूरी है कि स्त्री प्रमुख पात्र वाली कोई भूमिका हो। सर, तब विवाह भी तो नहीं हुआ था आपका? हाँ, तब विवाह भी तो नहीं हुआ था? नहीं, विवाह नहीं हुआ तो बहुत लेट किया था मैं, तो करने की भी नहीं सोच रहा था। अब तो आप छोड़ ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। सिर्फ एक वाक्य, किसी देश की स्थिति अगर जाननी हो तो सबसे पहले उस देश की महिलाओं को देखो, उनकी स्थिति को। जी सर, एक से वाह, क्या बात है दी। समग्रता में मैं चाहूंगा श्रीलाल शुक्ल पर एक कुछ वाक्य आप कहें। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो व्यंग्यकार हैं या व्यंग्य को समझ रखते हैं, और जो मैंने श्रीलाल जी से सीखा कि व्यंग्य व्यक्ति पे कभी ना हो, प्रवृत्ति पे हो। व्यक्ति पर किया गया व्यंग्य अपशब्द है, गाली है, वो गाली के रूप में परिणत होता है। प्रवृत्ति पे जो व्यंग्य हो। दूसरी बात यह है कि रचना की मांग क्या है आपकी, वो आपकी विधा तय करती है, वही आपके कथ्य को तय करती है। आप सोच के अगर बैठेंगे कि भैया ये मुझे करना है, रचना की मांग जो है निरंतर, इसीलिए श्रीलाल जी एक फ्रेम में कभी नहीं बने। रचना की मांग अगर राग दरबारी में नारी स्वर की नहीं थी तो नहीं है, मकान में अगर आप देखें तो करुणा जो है आपको उसमें दिखाई देगी। तो ये मैंने उनसे ये सीखा है और उसी को मैंने अपने आगे रखा है। और अगर अपने समय का ही नहीं, बाद के समय का भी यथार्थ आपको समझना है तो श्रीलाल जी को पढ़ा जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जब 2007 में संस्करण फिर आया था और उसमें जो उन्होंने लिखा, उसी को कोट करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि 2007 में उन्होंने राग दरबारी की प्रस्तावना में लिखा था कि पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का ये उपन्यास और ज़्यादा प्रामाणिक और प्रासंगिक होता जाता है। तो उनका कहना ये था कि और प्रासंगिक, और आज इसीलिए हम उस समय के राग दरबारी के बजाय आज के समय जब पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा प्रसंग। सर 2 मिनट। मित्रों, बहस जहाँ पहुँच गई है वहाँ से 2 घंटे की क्लास की ज़रूरत है। सही बात। लेकिन मेरी 2 बातें इसमें हैं। एक तो ये है कि किसी भी रचना की कसौटी ये नहीं हो सकती कि उसमें स्त्री है या नहीं है। स्त्री की उपस्थिति रचना का मानक नहीं हो सकता। भोला राम का जीव क्या निकृष्ट रचना इसलिए है क्योंकि उसमें स्त्री नहीं है। स्त्री की उपस्थिति पैमाना नहीं हो सकती रचना की। एक दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि श्रीलाल शुक्ल का लेखन नदी की तरह है। नदियाँ कभी पुरानी नहीं होती, घाट पुराने होते हैं और टूटते हैं। श्रीलाल शुक्ल का लेखन घाट धर्मी नहीं बल्कि नदी धर्मी है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो कभी वो रचना उनकी रचनाशीलता कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। जब भी समय का अंधेरा घिरेगा तो मुझे लगता है कि उस नदी के पानी में हमारे समय की काली परछाइयाँ दिखाई पड़ेंगी।
ये एक रचनाकार के अमरत्व के लिए पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में इस बात से पर्याप्त सहमति कि रचना की कसौटी स्त्री की उपस्थिति नहीं हो सकती, लेकिन ये ज़रूर हो सकती है कि स्त्री की उपस्थिति किस तरह से हुई उस पर ज़रूर बहस की जानी चाहिए। और ये हिंदी साहित्य में बेहद ज़रूरी बहस है। जिस साहित्य की बागडोर पुरुष के हाथ में हो, जिस साहित्य की बागडोर सवर्णों के हाथ में, वहाँ पर हाशिए के समाज की बात की जानी चाहिए। और मुझे लगता है हो रही है, ये बेहद ज़रूरी बहस है। और अगर इसमें 2 घंटे की कक्षा की ज़रूरत सर है, तो मुझे लगता है कि वो 2 घंटे की कक्षा कभी ना कभी होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बहस है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। साथियों, कुमुद शर्मा जी हमारे साथ थे, जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी हमारे साथ थे, एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रामेश्वर राय हमारे साथ थे, इनका धन्यवाद। प्रेम जन्मेर जी का धन्यवाद। और भारत लिटरेचर फेस्टिवल जिन्होंने ये विषय रखा